हे किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th की फाउंडेशन मैथ्स। ये फाउंडेशन मैथ्स हम इसलिए पढ़ने वाले हैं कि हमारे 9th अच्छे से जाए, हमारे 10th अच्छे से जाए। जो हमने प्रीवियस में गलतियां की हुई हैं, यानी फर्स्ट टू लेकर के 8th तक जो हम मैथ पढ़ते हैं, हमने सही से मैथ्स अगर वो भी नहीं पढ़ी हुई है, वो भी मैं आपको पूरा फंडामेंटल्स में कवर कराने वाला हूँ। यानी फ्रॉम बेसिक, इफ यू नो नथिंग, आप कुछ नहीं आता है, हम बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं और हम काफी एडवांस तक लेके जाएंगे। तो ये फाउंडेशन मैथमेटिक्स है। स्कोर आपका यहाँ से 100% होने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपका 100% मार्क्स आने की पूरी गारंटी है यहाँ से। इसके अलावा ये अगर ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। ये फाउंडेशन तो ये है। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स, मैथमेटिक्स एंड मैथ। बच्चा, कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे मैथ लिखा रहता है, कहीं कहीं पे मैथमेटिक्स लिखा रहता है, कहीं कहीं पे सिर्फ मैथ लिखा रहता है। स्पेलिंग्स का अंतर है, यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा। ये तो करेक्ट है, ये तो सर करेक्ट है, ये तो हमें पता है, ये इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बुक्स में भी हमें यही लिखा मिलता है। इन दोनों में क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, ये समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। आपको बच्चा पता है, इंग्लिश कई इंग्लिश के ऊपर काफी सारे, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन। इंडिया में बच्चा हम कौन सी इंग्लिश बोलते हैं? एज वी नो, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। भारत जो था बच्चा, वो ब्रिटेन की क्या थी? कॉलोनी थी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश बोली जाती है, वो बेसिकली कौन सी इंग्लिश बोली जाती है? ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं काफी सारे अमेरिकन लर्निंग सेंटर्स भी खुल गए हैं, तो अमेरिकन का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो देयर इज अ वर्ड कलर। कलर मतलब रंग। COLOR एंड COLOUR, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये दोनों के दोनों ही बच्चा सही है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड हो जाता है, दैट इज यू इन ब्रिटिश इंग्लिश। सेम एज फॉर फेवरेट, यहाँ पे भी बच्चा एक एक्स्ट्रा लेटर आता है, दैट इज यू। मीटर में आइए बच्चा, कहीं कहीं पे आप देखोगे बच्चा METER लिखा रहता है, METR ही रहता है। अच्छा, जब भी मैं भी आपकी उम्र में था तो बहुत कंफ्यूज रहता था, ये METER लिखो तो नंबर मिलेगा, कहीं इंग्लिश में नंबर कट ना जाए, कहीं आर ही लिखूं। पेपर तो साइंस का ही होता था, लेकिन आप अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, CBSE पैटर्न से हैं, ICSE पैटर्न से हैं, तो उसमें ये चीजें मैटर करती हैं कि आपकी स्पेलिंग भी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख के आते हैं, यहाँ पे ER लिखा है सर, यहाँ पे आर ही लिखा है, दोनों बच्चा सही है। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है। आप कोई भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। नाउ सेम एज देयर फॉर सेंटर, CENTER दोनों के दोनों ही सही। इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में हम मॉम बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेम एज फुटबॉल का यहाँ पे सॉकर है, और यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में हमें क्या मिलता है? फुटबॉल मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई सर, कि सिर्फ डिफरेंस तो है इंग्लिश का। कोई उसमें से ब्रिटिश इंग्लिश का होने वाला है, कोई इसमें से अमेरिकन इंग्लिश का होने वाला है। मैथमेटिक्स भी सही है सर, मैथ भी सही है, और क्या सही है आपका? मैथ्स भी सही है। हाँ बच्चा, तो हम जो देख रहे थे बच्चा, व्हाट इज मैथमेटिक्स, लेकिन ये समझने से पहले जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स, मैथ एंड मैथमेटिक्स, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो बच्चे सेम फील्ड ऑफ स्टडी को क्या करते हैं? रिफर करते हैं। सेम फील्ड ऑफ स्टडी को क्या करते हैं? रिफर करते हैं। आइए देखते हैं। मैथ इज द स्टैंडर्ड एब्रिविएशन। व्हाट इज एब्रिविएशन? दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म, ओके। इन द US एंड कनाडा, USA एंड कनाडा में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है बच्चा? अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। इसलिए ये क्या है? एब्रिविएशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, ओके। मैथ इज द प्रिफर्ड एब्रिविएशन इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्री। देखिए बच्चा, मैथ क्या है? ये है ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। और ये कहाँ पे बोली जाएगी? यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी यही कॉमनली यूज किया जाता है। यानी कि हम देखेंगे जो मैथ है, प्राइमरली यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, मैथ प्राइमरली इन यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। जबकि जो मैथमेटिक्स है, इट इज फॉर्मल, इट इज फुल टर्म यूज यूनिवर्सल, यानी इसको हम तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। ग्रामर एंड मीनिंग समथिंग इज रिटन, ये इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके काम आएगा। मैं हट जाता हूँ थोड़ा, स्क्रीन शॉट लेना था इस स्लाइड का, तो आप आराम से ले सकते। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था व्हाट इज मैथमेटिक्स पिछली स्लाइड में। अगर ही मैं समझना चाहे, मैथमेटिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसको अगर हम ये सोचें कि एक लाइन में, दो लाइन में सर हम समझ जाएं, बिल्कुल भी इसको समझ नहीं सकते हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक किताब आती है, उसका नाम ही यही है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। इसको लिखा किसने है? दो मैथमेटिशियंस। पहले थे बच्चा हमारे रिचर्ड कर्न,
और दूसरे थे हमारे हर्बर्ट एलिस रॉबिन्स। इन दोनों ने बच्चा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज मैथमेटिक्स। उस पूरी बुक में सिर्फ यही डिफाइन किया जाता था कि मैथमेटिक्स है क्या, इसके स्कोप क्या है और फ्यूचर में हमें कैसे हेल्प करने वाली है। लाइक हम कहते हैं, आजकल देखा होगा आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, हमने साइन थीटा पढ़ा, tan थीटा पढ़ा, cos थीटा पढ़ा, ये तो हमारी लाइफ में कहीं काम ही नहीं आ रहा है सर, ये पढ़ने का क्या मतलब, ये तो सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चा, हम साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा कुछ भी पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ पे करते हैं। नो, हाँ, बट आई वाज टेलिंग यू व्हाट इज मैथमेटिक्स, जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, रिचर्ड कारंट एंड हर्बर्ट रॉबिन्स। ये बुक आती है बच्चा, आप मंगा सकते हैं, आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगी। एन एलिमेंट्री अप्रोच टू आइडियाज एंड मेथड्स। काफी सारे कोर्स हैं, काफी लोगों ने मैथमेटिक्स के बारे में अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आइए हम पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स द लैंग्वेज विथ विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। गैलीलियो गैलीलाई, इनको तो जानते होंगे, काफी फेमस फिजिसिस्ट रहे हैं ये अपने जमाने के। इन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, कि भगवान ने इस संसार की, इस यूनिवर्स की संरचना करने के लिए किसका यूज किया है, मैथ्स का यूज किया है। उन्होंने ट्रायंगल्स का यूज किया, उन्होंने सर्कल्स का यूज किया। ये कुछ आपको दिख रहा है, डू यू नो व्हाट इज इट? फिबोनाची सीक्वेंस, आपको शायद पता, उसके बारे में आप सर्च करिएगा। हम एक डिटेल्ड लेक्चर लेके आएंगे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स और 2 आवर 30 मिनट्स का, जिसमें सिर्फ फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो लेक्चर सीरीज हमारी फाउंडेशन की वो हम खत्म कर ले, लाइक संडेज को, और अगर हमें टाइम मिलता है तो कुछ स्पेशल क्रिएटिव मैथ्स की सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें उन चीजों के बारे में भी डिस्कस की जाएगी। इजैक न्यूटन, सर इजैक न्यूटन, ही हैड आल्सो सेड समथिंग। क्या कहा उन्होंने, आइए पढ़ते हैं। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय नंबर। भगवान ने कोई भी चीज क्रिएट की है बच्चा, उसमें उन्होंने नंबर्स का यूज किया है, उसमें उन्होंने वेट का यूज किया है, और उन्होंने हर चीजों को मेजर है, नपी तुली चीजें भगवान ने क्रिएट की है बच्चा। न ज्यादा क्रिएट की है न कम क्रिएट, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना उन्होंने क्रिएट करके दिया है। नो, मैथमेटिक्स सिलेबस स्ट्रक्चर। इस साल बच्चा एनसीईआरटी ने जो सिलेबस में अपने काफी सारा चेंज किया है। पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक चलती थी उसमें थोड़े से स्लाइड चेंजेस हुए हैं। लाइक हम पहले एपी पढ़ते थे क्लास 10th में, और जीपी एचपी हम पढ़ते थे क्लास 12th में। और ये काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जिसमें जी में, मेंस में, एडवांस में हर साल 1 से 2 सवाल आता ही आता है। मेंस में तो कई बार 2-2 सवाल आए हैं इस टॉपिक से। एक समेशन ऑफ सीरीज से आता है, एक नॉर्मल एपी जीपी एचपी से आता है। अब खास बात क्या है, ये टॉपिक्स एनसीईआरटी ने उठा के क्लास 9th में रख दिए। क्लास 9 से अगर आप चल के पढ़ेंगे इन चीजों को तो आपकी फाउंडेशन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन जहां तक मैंने सिलेबस को एनालाइज किया है उसमें जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि इसमें सिर्फ जीपी और एपी को लाया गया है, एचपी और समेशन ऑफ सीरीज शायद नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स बचेंगे, तो पूरा हम 11th 12th का भी हम पढ़ डालेंगे, क्योंकि हमको छोड़ना नहीं। लाइक 9th में ही 9th 10th का मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखिए, 9th में लाइक नंबर थियरी है, 10th में भी नंबर थियरी है। 9th में किस नाम से चैप्टर है, 9th में जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, 10th में चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सेम एज पॉलिनोमियल्स भी 9th में है, पॉलिनोमियल्स भी 10th में है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है बच्चा ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी किसमें है, 9th में है। 10th में क्या है सर, सिमिलैरिटी है। क्या हम अलग अलग पढ़ेंगे, 9th अलग पढ़ेंगे, 10th अलग पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चा, हम 9th भी पढ़ेंगे, हम 10th भी पढ़ेंगे। लाइक हम बेसिक्स शुरू करेंगे व्हाट इज ट्रायंगल से, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी खत्म करेंगे। जिसको वहां तक आता है 9th, अगर वो 10th के लेक्चर देखना चाहता है तो वहां से वो पिक करे, और फिर आप बच्चा कर लेते किसके लेक्चर्स, सिमिलैरिटी के लेक्चर्स अगर वो फिनिश कर लेता है तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नाउ बच्चा, मैंने जो आपका पूरा सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में मैंने आपके लेक्चर्स को डिवाइड किया है। पहला पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज अलजेब्रा। तो सबसे पहले बच्चा उसमें पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल्स क्या है सर, किसी चीज का फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग क्या है, समझ आ पढ़ा रहे हैं तो फंडामेंटल मीनिंग। अलजेब्रा को समझने के लिए, मतलब बिना इन चीजों को समझे हम अलजेब्रा के आगे के चैप्टर्स नहीं समझ सकते हैं। अगर ये फंडामेंटल्स हमें समझ में आ गए तो हमें पूरी की पूरी अलजेब्रा समझ में आ जाएगी। अगर ये फंडामेंटल्स हमें नहीं आते हैं तो अलजेब्रा बच्चा बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। इट इज लाइक द फाउंडेशन, इट इज लाइक द न्यू। घर की जो न्यू होती है, अगर न्यू ही नहीं होगी तो घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो सेम एज फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा, हम ये तो पढ़ेंगे ही व्हाट इज अलजेब्रा। आई एम सेइंग इट टू यू अगेन, हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, व्हाट इज अलजेब्रा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके फंडामेंटल्स क्या है। और इसमें काफी सारे लेक्चर्स लगने वाले हैं। अगर आपने बचपन से लेकर के अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी है, या बहुत बेसिक मैथ्स आपकी आती है, अपने 6th 7th 8th में काफी सारी गलतियां की हैं, खेला कूदा खूब है, पढ़ाई लिखाई कम की है,
तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 6, 7, 8 लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ऑल जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के चैप्टर्स मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। नंबर थियरी के काफ़ी सारे टॉपिक भी बच्चा मैं इसी में कवर करा दूँगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नंबर थियरी से सर हम शुरू करें, बिल्कुल नहीं बच्चा, आप यहीं से शुरू करिए, क्योंकि नंबर थियरी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे कवर कर दूँगा। तो यहाँ पे क्लास 9th का नंबर सिस्टम मैं शुरू कर सकता हूँ। ऑलराइट? दूसरा चैप्टर जो बच्चा आपका है नंबर थियरी। नंबर थियरी क्लास 9th में क्या है बच्चा? नंबर सिस्टम किसमें बच्चा? क्लास 9th में है। एंड रियल नंबर्स बच्चा किसमें है? दिस इज इन क्लास 10th। तो हम अलग-अलग करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, इन दोनों चैप्टर्स को हम साथ में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा आता है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में एक दो आइडेंटिटीज एकदम गोल्डन आइडेंटिटीज, ये जेईई मेंस के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। इवन जब आप एडवांस के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करें तो लास्ट में इक्वेशंस बनते हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका हमें फैक्टराइजेशन नहीं आता है, और बिना फैक्टराइजेशन के हम आंसर नहीं लिख सकते। यानी हमने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, लेकिन हमने ये आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। अगर हम ये अच्छा कर लेते तो हमारा फाउंडेशन बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उस लेवल पे जाके हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगला बच्चा आता है आपका पॉलिनोमियल्स। दिस चैप्टर 9th में भी है बच्चा पॉलिनोमियल्स, 10th में भी है, लेकिन पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना होगा। वो हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ते टाइम पूरा एक साथ हम कवर कर लेंगे। व्हाट इज टर्म, व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट वी विल कम विद पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वन थिंग इज दैट अगर आप 11th में जाते हैं तो वहां भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलते हैं। ऑलराइट? क्या हम सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बच्चा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको उसका फील जरूर दूंगा कि क्योंकि आगे चल के हमको मिलना है, 11th में वो चीज हमको पढ़नी है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज है, बहुत ही बेसिक माइनर यूज है। उस चीज को हम समझ सकें, इसलिए हम थोड़े बहुत इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ऐसा चैप्टर है जो आपके फिजिक्स में भी काम आने वाला है। काफी सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगेंगे, आपके मैथ्स में तो काम आने ही वाला है। ये ऐसा चैप्टर है, आप कैलकुलस में जाएंगे बच्चा, वहां भी काम आएगा, ये हर जगह काम आने वाली है। ये तो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था अगला चैप्टर ना, जीपीएचपी समेशन ऑफ सीरीज, इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बच्चा स्टैटिक्स समझने के लिए, स्टैटिक्स आपको 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी शायद है, 12th में भी, यानी कि जेईई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस में स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। हम 2.5 3 4 घंटे में अगर ये चैप्टर को हम कवर करना चाहें, मेन से लेकर एडवांस लेवल पे, क्योंकि इसमें सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी 2 3 लेक्चर में ये चैप्टर हम ऐसा खत्म करेंगे कि हमें फिर जीवन में चैप्टर पढ़ना ही ना पड़े टिल 12th ग्रेड। ओके? आगे तो आप पढ़ना चाहें तो बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये तो अलग ही ब्रांच ही है। ये तो पूरा आप 4 साल से स्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा 9th अच्छे से हो जाए सर, हमारा 10th अच्छे से हो जाए, 11th अच्छे से हो जाए, और हमारा 12th अच्छे से हो जाए। उसके साथ जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 2 जो बच्चा आता है, वो आता है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। व्हाट इज ज्योमेट्री, वी विल स्टडी अबाउट दैट। एंड फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, क्या हमें पढ़ना जरूरी है ज्योमेट्री समझने के लिए? व्हाट इज द पॉइंट? समवन आस्क यू व्हाट इज द पॉइंट, सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं, 6th में भी नहीं था हमारे, 7th में भी नहीं था, 8th में भी नहीं था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट इन फिजिक्स एंड अ पॉइंट इन मैथ्स? मैथमेटिक्स का जो पॉइंट है, जो फिजिक्स का पॉइंट है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, काफी ह्यूज डिफरेंस है उसके बीच में। लेकिन हम इसको भी समझते चलेंगे कि जो मैथ्स का पॉइंट है और जो फिजिक्स में जिस चीज को हम पॉइंट कहते हैं, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा होगा, दोनों के अंदर क्या ही डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा लाइन से, पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में। इसके बाद बच्चा ये 9th में आपके आता है, ये आता है कौन सी क्लास में? 9th में आता है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में बच्चा ट्रायंगल्स, मैंने बताया था आपको, कॉन्ग्रुएंसी किसमें है बच्चा? 9th में है। सिमिलैरिटी किसमें है? 10th में है सर। हम 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, 10th में सिमिलैरिटी। एक ही साथ ट्रायंगल्स के लेक्चर आएंगे। व्हाट इज ट्रायंगल से हम शुरू करेंगे, ट्राई प्लस एंगल्स, बहुत बेसिक वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। लाइक ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल्स। ओके? उसके बाद बच्चा कोऑर्डिनेटर, काफी बेहतरीन चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ये। 9th में आपके है, 10th में चैप्टर नहीं है जहां तक, अब शायद कुछ बोर्ड्स में हो, सीबीएसई में नहीं है। अगर बाकी सारे बोर्ड्स में भी होगा तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे
कि हम बाकी सारा बोर्ड्स भी जो भी है वो भी कवर कर डालें, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। सर्कल्स, हाँ बच्चा ये 9th में भी है 10th में भी है, दोनों एक साथ हम कवर करने वाले, राइट। एरिया एंड पेरीमीटर इंक्लूडिंग एरिया रिलेटेड टू, हाँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स आपका 10th में बच्चा आता है, लेकिन एरिया एंड पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑल का आपका दिया हुआ है ट्रेपेजियम एंड ऑल, वो सारा हम एक ही चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद बच्चा आता है आपका सरफेस एरिया 3D ज्योमेट्री, लाइक ये तो इतना बच्चा आपका 2D हो गया, 2 डायमेंशन, इसमें 1 डायमेंशन है, लाइंस एंड एंगल्स में भी कहीं ना 1 2 डायमेंशन आ जाता है। ये 3D ज्योमेट्री में सरफेस एरिया वैल्यूज हम पढ़ेंगे, लाइक क्यूबॉइड, क्यूब एंड ऑल। पार्ट 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे बच्चा, उसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर ट्रिगो आपने बाद में क्यों रखा है, उसका रीजन है बच्चा, जो 10th की हम ट्रिगो पढ़ते हैं उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप 11 12 की ट्रिगो पढ़ोगे तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, सर्कल्स पढ़ने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है 11th में, लेकिन हमारे 9 10th में उतना नहीं है, इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 11 12, ट्रिग्नोमेट्री इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हम ऐसा पढ़ेंगे बच्चा कि हमें आगे 2 चैप्टर पढ़ने ही ना पड़े। 11 12 भी आपका एक ही साथ हम कवर करा देंगे, सिर्फ आपके 2 चैप्टर शायद बचेंगे। फर्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड सेकंड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी आईटी बचेगा। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस एंड ऑल वी विल कवरिंग इन अ सिंगल लेक्चर। इसमें जो बच्चा आता है दूसरा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये मैंने सोचा था इसको अलजेब्रा में इंक्लूड कर लूं, बट इन चैप्टर्स में ग्राफ आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसमें तो खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही पार्ट 3 में रख दिया है। पार्ट 4 ट्रिगो मैंने आपको समझा ही दिया। अब अगली चीज बच्चा, बुक्स कंफ्यूज, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर, इतनी मोटी मोटी किताबें आपने कौन सी किताब पढ़ें, एक दो फेमस किताबें आपको दिख रही होंगी, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं क्या सारा मेन बुक्स का यूज करें। एनसीईआरटी तो ठीक है, एनसीईआरटी तो बोर्ड के द्वारा ही है, सेट एग्जाम्पलर भी है, क्या ऐसी बुक्स का हम यूज करें, हमें किन बुक्स का यूज करनी चाहिए। हम जब लेक्चर शुरू करते हैं तो बच्चों का एक ही कॉमन डाउट रहता है, सर विच बुक्स वी शुड यूज, हमें कौन से बुक्स का यूज करना चाहिए। तो मैं पहले से ही आपको इसी लेक्चर में बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से बुक्स का यूज करना चाहिए, और काफी ये फंडामेंटल बुक्स हैं और बहुत सस्ती बुक्स हैं बच्चे, 80 90 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए की बुक, बहुत महंगी बुक्स नहीं है। यानी आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं भी है तो भी बुक आप ये ले सकते हैं, पर दीज आर डायमंड, ये बहुत अच्छी बुक्स है, इनसे अच्छी बुक्स अभी तक नहीं आती। फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो बच्चा कंपलसरी है ही है, इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, बट एनसीईआरटी बच्चा जैसी पढ़ाई जानी चाहिए वैसी पढ़ाई नहीं जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी में काफी सारी हिडन चीजें दी हुई हैं, नहीं पढ़ाई जाती। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। Express 0.9 bar in the P by Q form. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. बच्चा जब हम 0.9 के ऊपर क्या लगा है सर, बार लगा हुआ है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 0.9 कहां तक एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इसको बच्चा जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है, आपको पता है हमारा आंसर क्या निकलता है, 1 निकल के आता है। ये 0 से थोड़ा बड़ा है पर ये 1 तो नहीं है, लग तो नहीं रहा सर हमें, पर ये 1 होता कैसे है, लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, द एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, पुरानी एनसीईआरटी में था, नई एनसीईआरटी में इस साल की चेक नहीं की है, शायद उसमें भी ये क्वेश्चन। आज यू सरप्राइज बाय योर आंसर, ये अपने आंसर सरप्राइज हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, अपने टीचर्स और क्लासमेट के साथ आपको डिस्कशन करना है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने इस पे डिस्कस किया था। 99.9% बच्चों का आंसर होगा सर हमको ये चांस ही नहीं मिला था, हमको तो सिर्फ प्रूफ करा दिया गया था कि 0.9 बार 1 होता है। कैसे प्रूफ कराया गया था, हमको कुछ इक्वेशन बता के सॉल्व करा के कर दिया था, इट इज इक्वल टू 1 एंड लेबर के प्रूव कर दिया था। हमें इसका सेंस नहीं पता है। इस क्वेश्चन को बच्चा मैं आपको 3 तरीकों से बताऊंगा। पहला तरीका आपका है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड जो हर कोई कराता है। सेकंड वन इज दैट इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यदि किसी दो नंबर्स के बीच में कोई और नंबर नहीं, तो बच्चा ए है एंड ये सी है एंड बी है। अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में बेटा सी आ रहा है, किसी दो नंबर्स के बीच में सी आ रहा है तो ए और बी अलग होंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा दो नंबर्स के बीच में, देन ए विल बी इक्वल टू बी।
ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम अच्छे से समझें इस कॉन्सेप्ट को। थोड़े टाइम में इसको नहीं समझा सकता, जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तीसरा बच्चा ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, हम नंबर लाइन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जब हम समझेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके बारे में जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। लाइक 15-20 मिनट इस क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। नाउ मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स काफी बेहतरीन किताब है। सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, बहुत कम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। इसमें एक चीज जो आपको समस्या मिलेगी, काफी सारी चीजें जो हटा दी है एनसीईआरटी में से, इस बुक में अभी भी है, क्योंकि इसमें इतनी इतनी एडिटिंग होती नहीं है। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। या मैं क्या करूंगा, इनको काफी सारे क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट, इनको आप कर लीजिए। इसके बाद बच्चा जो बुक आती है हमारी, फाउंडेशन मैथमेटिक्स। ओके, दिस इज द क्लासिक सीरीज, बहुत ही बेहतरीन फॉरेन ऑथर्स के द्वारा बुक्स लिखी गई हैं। एंड आई डू हैव दीज बुक्स, लेट मी शो यू ऑल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि सर आप हमें तो बता दे रहे हैं लेकिन आप ये बुक्स क्या खुद भी यूज करते हैं। तो आई विल शो यू ऑल दीज बुक्स, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो पहली बुक बच्चा हमारे पास दी हुई है, ये एलिमेंट्री अलजेब्रा। कौन सी बुक है बच्चा हमारे पास? एलिमेंट्री अलजेब्रा दी हुई है। दूसरी बच्चा हमारे पास है हायर अलजेब्रा। सो दिस इज बेसिकली द एलिमेंट्री अलजेब्रा बुक। ये जो बुक है एलिमेंट्री अलजेब्रा, काफी पुरानी बुक हो गई है, अब इसका वर्जन चेंज हो गया है। एंड इसके बाद बच्चा हमारी दी हुई है हायर अलजेब्रा। दिस वन इज द बुक, और काफी कम प्राइसिंग है। यू कैन सी इट इज 195 रुपीज ओनली। यानी इसको आप अगर परचेज करेंगे तो आपको 150-140 के अराउंड या और कम में भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। एंड दिस बुक इज ऑल्सो, तब मैंने ली थी तो 220 के अप्रॉक्स थी, अभी भी ऐसे ही आती है 235 और समथिंग। एंड देयर इज वन अनदर बुक, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। सो दिस इज दैट बुक, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। एंड ये भी बहुत सस्ती बुक है बच्चा, 160 रुपीज की है। यानी बुक्स बहुत ही सस्ती हैं। आप एक बुक से अच्छी 3-4 बुक्स को एक्सप्लोर करिए, अच्छे से सीखिए टॉपिक्स को। तो पहला बच्चा जो हम कवर करेंगे, एलजेब्रा। व्हाट इज इट? एलजेब्रा। हाँ, ये बुक में काफी सारे बच्चा लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी बाकी सारी चीजें भी ली हुई हैं। अलजेब्रा के लिए ये दो बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा में बच्चा आपको यहाँ जो फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे, इस बुक को हम रेफरेंस में लेके चलेंगे। अगर आप ये बुक ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपके पास एक बुक हो, क्योंकि लेक्चर्स क्या होते हैं बच्चा, हमको देखने में अच्छे लगते हैं, हम देखते जाते हैं, पर अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे बुक्स को तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहला भी क्या मेथड होता था, बुक का ही मेथड होता था। जितनी भी चीजें अच्छी, आपको रिटेंशन अच्छी चाहते हैं आप, तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बाय दीज टू बुक्स, एलिमेंट्री अलजेब्रा एंड हायर अलजेब्रा। हायर लीजिए, ज्यादा सही है। एलिमेंट्री में बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको आती हैं, जो नहीं आती हैं मैं पढ़ा दूंगा। हायर अलजेब्रा इज अ गुड वन फॉर यू। इसके कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज ज्योमेट्री। हॉल एंड स्टीवेंस की बच्चा बुक आती है स्कूल ज्योमेट्री। स्कूल ज्योमेट्री की बच्चा बुक आती है, ये बुक भी हम कर रहे होंगे। इसमें बेसिक ऑफ ज्योमेट्री दी हुई है, लाइक व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट इज लाइन, हाउ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन कैसे खींची जाती है, लाइन पे ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स, अ लाइन इज ड्रॉन। डज अ पॉइंट हैव एनी डायमेंशंस, के पॉइंट के कोई डायमेंशंस होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं। क्या ये जो मैंने पॉइंट बनाया, क्या सर एक पॉइंट है? नो, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है, विल नो अबाउट दैट। इवन मैं ऐसे एक डॉट रख दूं, क्या ये पॉइंट है? अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। क्या इसकी सर कोई लेंथ नहीं है? स्केल रखेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और छोटा जाओ, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ ना कुछ तो लेंथ इसकी निकलेगी ही निकलेगी। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, इट इज नॉट पॉइंट। बट दैट इज नॉट देयर इन फिजिक्स। फिजिक्स में चीजें बिल्कुल अलग है, ऐसा मैथ्स में नहीं है। तो जब हम पॉइंट पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, लाइन क्या होती है। एक एक चीज हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल, एंगल्स, ये तो सब बाद में आएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट से शुरू करेंगे, व्हाट इज द पॉइंट। द नेक्स्ट बुक इज द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा कर रहे होंगे तो इस बुक का मैसेलोनी है, काफी अच्छी किताब है। ये आप ले लेंगे तो आपके 11th-12th में भी काम आने वाली है, जेई तक। इस बुक को करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मैसेलोनी की दो बुक्स आती है बच्चा, एक ट्रिग्नोमेट्री आती है और एक कौन सी आती है बच्चा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक आती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मेरे पास पीडीएफ वर्जन में है, आई हैव दी दिस वन, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, आपको दिख रही होगी। ये बुक भी बच्चा 95 रुपीज की ओनली है। अब अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ी भी होगी तो 100-105 की होगी। बहुत ही सस्ती बुक्स हैं, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, मिनिमम अमाउंट में हमें मैक्सिमम चीजें निकालनी है ना। कुछ बच्चे होंगे जो हमें सर कुछ तूफानी क्वेश्चन चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए, जिसको लगाने के लिए हमें दिमाग खर्चा करना पड़े। एक प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स में बच्चे हमें होती है, आई वांट टू टेल यू, टीचर सोल्यूशंस करा देता है, हम आंसर देख लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं।
क्या हमें मैथ्स आएगी? बच्चा जीवन में कभी आप मैथ्स, मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरा टीचर ने मेरी आंसर की पूरी बुक ही फाड़ दी थी। उसने कहा था आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है बच्चा कि जो मैं आंसर लेके आ रहा हूँ वो सही है, आप एग्जाम में आपको क्या आंसर की मिलेगी? नहीं। कुछ बच्चों की आदत होती है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर की देखते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर की। थोड़ी बहुत गलती होती है तो एरर मिल जाता है। हमें खुद से गलतियाँ ढूँढनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप आंसर की अपनी फाड़ दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। पर हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आंसर की चेक करें। हम खुद पहले एक बार एरर्स को ढूँढें कि क्या एरर्स हैं हमारे। एंड वन मेन थिंग इज़ दैट आप सॉल्यूशंस को कम प्रेफ़र करिए। सॉल्यूशन जितने कम देखेंगे उतनी ही मैथ्स आपकी, जितनी आप ज़्यादा सॉल्यूशंस देखेंगे, उतनी मैथ आपकी अच्छी नहीं होगी। एक-एक क्वेश्चन को बच्चा मैं 3-3 4-4 मेथड से आपको करा रहा हूँ। 3 मेथड 4 मेथड से। आप बोलेंगे सर गूगल पे तो एक ही मेथड है। 1-2 मेथड मैं ऐसे कराऊँगा जो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। वो सिर्फ़ आपको मैं ही करा रहा हूँगा। उसका रीज़न क्या है बच्चा? पेपर में क्वेश्चन सिर्फ़ मैथ्स का क्वेश्चन, ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ना ट्रायंगल का क्वेश्चन है। मैं ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको ट्रिगो से कराऊँगा, मैं ट्रिगो का क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से कराऊँगा। हमको क्वेश्चन करने से मतलब है ना बच्चा। काफ़ी सारे टीचर्स कहते हैं ये आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है? ये तो हमारे सॉल्यूशन से मिल ही नहीं रहा, बट आंसर तो सही आ रहा है। बच्चा सीबीएसई भी क्या देखता है, बोर्ड भी क्या देखते हैं, जो हमें चीज़ें दी हुई हैं प्रूफ करने पे जो आंसर हमें लाना है। अगर वो चीज़ें आ रही हैं, सारा मेथड सही है, तो मैथ्स का क्वेश्चन चाहे ट्रिगो से सॉल्व करूँ, चाहे कैलकुलस से सॉल्व करूँ, चाहे ज्योमेट्री से सॉल्व करूँ, आंसर आना चाहिए। और बच्चा खास बात जो है जब मैं आपको सर्कल्स एंड ऑल पढ़ाऊँ, कुछ सारे थ्योरम्स मैं आपको अलग पढ़ाऊँगा जो 9 टू 10 में नहीं दिए हुए हैं, बट ओलंपियाड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत ही तेज़ होनहार बच्चे हैं, तो बच्चा ये बुक लीजिए। ये खतरों के खिलाड़ी वाली किताब है, सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे-अच्छे टीचर्स इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं बच्चा, बहुत टफ बुक है ये। ये जो बुक है, ये एक नॉर्मल बुक है, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के 2020 का वर्ज़न है ये। नया वर्ज़न भी आ गया बच्चा 24-25 का, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं अगर आप पूछेंगे क्या ये 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ बच्चे, ये आप बुक आप तभी खरीदिएगा जब आपको बहुत ही इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स में और आपके पास टाइम हो, 4-5 घंटे डेली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन ओनली यू कैन बाय दीज़ बुक्स। बट ये लेने से पहले आपको ये पूरी सॉल्व होनी चाहिए एंड ये होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन्स भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन्स इंक्लूड करूँगा। यू यू शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये बुक्स का भी सारा कंटेंट हम पढ़ेंगे, यस वी विल स्टडी। एक बार बच्चा हमारा फाउंडेशन अच्छा हो जाए, उसके बाद हम ओलंपियाड मैथ्स पूरा का पूरा कवर करने वाले, डू नॉट वरी अबाउट इट। इन बुक से काफ़ी सारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे। सोल वाइज विज़डम, लास्ट में हम यही करते हैं। द नेचुरल स्टेट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इज टू अवेयर दैट वी आर इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ जॉय। इन दिस जॉयफुल स्टेट व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रुथ, देयर कैन बी नो ग्रीड। कोई बच्चा हमारे अंदर लालच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रियल जॉय एंड लव डिजायर्स ओनली टू बी शेयर्ड विद एवरीवन। द नेचर ऑफ लव इज टू गिव, द नेचर ऑफ टेकिंग। सो ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग रेदर देन टेकिंग। हमेशा देने की सोचिए बच्चा कि इस नेचर को, इस कंट्री को, इस देश को हम क्या दे सकते हैं, सिवाय इसके कि इससे हमें क्या मिल रहा है। कि जब हम देने पे फोकस करेंगे तो शायद हम ज्यादा खुश रहें, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। एंड व्हेन देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस, अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती तो हमें अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो कोई गुस्सा नहीं आएगा, उससे हम किसी भी प्रकार के इल्यूजन में जाने वाले नहीं है। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। एंड आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो हम ऐसा करने वाले हैं बच्चा, 4 दिन हम मैथ्स करेंगे और 3 दिन साइंस करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वी आर गोइंग टू कवर मैथ्स एंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे वी आर गोइंग टू कवर साइंस। ऐसे कुछ हम करने वाले हैं ताकि आपकी स्टडी जो है रेगुलर चलती रहे, मैथ्स भी कवर होता रहे और साइंस भी कवर होता रहे। थैंक यू वेरी मच।